नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आपको के साथ आइए नजर डालते हैं न्यूज 19 के मॉर्निंग अपडेट की ओर। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह के बुलंदशहर जिले के नरोरा स्थित राजघाट पर आज अंतिम संस्कार होगा। उनकी अंतिम यात्रा में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के भी पहुंचने की सूचना है, तो उनका पार्थिव शरीर रविवार की शाम अलीगढ़ ले जाया गया था। अफगानिस्तान में बदले हालात और तालिबान शासन का असर भारत में भी देखने को मिल रहा है। तालिबान ने अफगानिस्तान से होने वाले एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर रोक लगा दी है। इससे भारत के कारोबारी चिंतित हैं। सबसे ज़्यादा असर देश के ड्राई फ्रूट्स के बिजनेस पर हुआ है। भारत में करीब 80% ड्राई फ्रूट्स अफगानिस्तान से आता है और इसमें किशमिश, बादाम, मुनक्का, अंजीर, अखरोट जैसे प्रोडक्ट भी शामिल हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर एक और विमान भारतीयों को लेकर के पहुंचा है। एयर इंडिया की फ्लाइट A1972 इन्हें लेकर के आई है। इससे पहले कतर एयरवेज की फ्लाइट रविवार की रात 1:45 बजे 30 भारतीयों को लेकर के दोहा से दिल्ली पहुंची थी। कुल 146 भारतीय पहुंच चुके हैं और इन सभी लोगों को रविवार को अफगानिस्तान से रेस्क्यू कर कतर की राजधानी दोहा लाया गया था। कतर में स्थित भारतीय दूतावास ने रविवार को ट्वीट कर यह जानकारी दी। नीरज चोपड़ा के गोल्ड मेडल के साथ टोक्यो ओलंपिक में भारत की सफल अभियान भी समाप्त हुआ है, लेकिन इसके बाद भी देश के एथलेटिक ने जलवा बिखेरना जारी रखा है और वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप में शैली सिंह ने लड़कियों के लॉन्ग जंप इवेंट का सिल्वर मेडल जीता। तो यह मौजूदा चैंपियनशिप में भारत का तीसरा मेडल है। टीम इंडिया के लिए युवा सितारों की फौज खड़ी है, लेकिन वाले राहुल द्रविड़ अब घरेलू क्रिकेट गुरुओं को टैलेंटेड और वर्ल्ड क्लास बनाने में जुट चुके हैं। द्रविड़ की अगुवाई वाली नेशनल क्रिकेट एकेडमी ने देश के कोचेस के लिए विशेष ट्रेनिंग कोर्स की शुरुआत की है और इस कोर्स को कोऑपरेटिव क्लासेस के नाम दिया जाएगा। वहीं अफगानिस्तान से भारतीयों की वतन वापसी, 3 अलग अलग विमानों से स्वदेश वापसी की गई है। तो वहीं 104 यात्रियों को लेकर के दिल्ली पहुंचा विस्तारा का विमान। साथ ही देर रात 30 भारतीयों को लेकर के पहुंचा एक और विमान। इंडिगो विस्तारा की फ्लाइट से आ रहे 146 भारतीय। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आपके साथ आइए नजर डालते हैं अखबार की सुर्खियां मेरे साथ। आप सभी को बता दूं कि अफगानिस्तान के ऊपर तालिबान ने तो अपना शासन कर ही लिया है और इससे पूरे देश के ऊपर फर्क पड़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसके अंतर्गत आप सभी को बता दूं कि अफगानिस्तान पर तालिबान ने अब शासन तो कर दिया, लेकिन इसका सीधा सीधा असर कहीं और नहीं भारत के अंदर देखने को मिल रहा है, क्योंकि तालिबान से अफगानिस्तान से होने वाले एयरपोर्ट व इंपोर्ट पर जितनी भी चीजें थी उन सभी को अब बंद कर दिया गया है। जी हाँ, अब किसी भी चीज को बाहर आयात व निर्यात नहीं किया जाएगा और इसी के साथ साथ इसका असर भारत पर इसलिए पड़ रहा है क्योंकि तालिबान से अब पहले की मात्रा में अब जो पहले जो ड्राई फ्रूट्स आते थे वह अब नहीं आ पाएंगे। भारत के अंतर्गत आप सभी को बता दूं कि 80% ड्राई फ्रूट्स अफगानिस्तान से भारत आते थे, लेकिन अब जब आयात और निर्यात दोनों पर ही प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो आखिरकार ये ड्राई फ्रूट्स भारत कैसे आ पाएंगे। और इसी के चलते हुए भारत में असर इस कदर तक देखने को मिल रहा है कि लगभग 40% तक सभी चीजों में वृद्धि हो गई है, सभी चीजों की दरों के अंदर वृद्धि हो गई है और सबसे ज्यादा किशमिश, बादाम, मुनक्का, अंजीर, अखरोट यह सब चीजें अफगानिस्तान से यहाँ पर आती थी, लेकिन अब जब आयात और निर्यात बंद कर दिया गया है तो इनकी दामों के अंतर्गत वृद्धि संभव है। साथ ही आप सभी को एक बात और बता दूं कि राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंतर्गत लगातार अपराध बढ़ रहे हैं और इन्हीं अपराधों की रोकथाम के लिए जयपुर के अंदर बजाज नगर थाना पुलिस और CST की टीम ने झपट्टा मार गिरोह का पर्दाफाश कर लिया है। कोरोना काल के अंदर ये गैंग बनाई गई थी और इसके अंतर्गत लगभग आप सभी को बता दूं कि 4 जनों को तो गिरफ्तार किया ही है और भी कई लोगों को गिरफ्तार करने की आशंकाएं जताई जा रही है, लेकिन वहीं 7 बदमाशों को अंजाम दिया है। जी हाँ, इसके अंतर्गत आप सभी को बता दूं कि ये जो बदमाश हैं वह सभी एक
5 मिनट के अंतर्गत 1 लाख रुपए कमाने का झांसा देते हैं और ऐसे करते हुए सभी को अपनी गैंग में जोड़ करके इन्होंने अपनी गैंग बनाई थी और इस गैंग को बनाने के बाद उन्होंने कई वारदातों का अंजाम भी दिया है, जिसके अंतर्गत 7 वारदात इनके खुद के मुंह से कबूलने में सामने आई है और इसके अंतर्गत वह चोरी, नकबजनी और चेन तोड़ जैसी वारदातें इसके अंतर्गत सम्मिलित बताई जा रही है। साथ ही आप सभी को एक बात और बता दूं कि राजस्थान के साथ साथ पूरे देश के अंदर पेट्रोल और डीजल की दरों को लेकर के विवाद जारी है और अगर हम वही बात करें तो पिछले 4 महीने 6 दिन बाद पेट्रोल 17 पैसे कम होता हुआ नजर आया है। अप्रैल के अंतर्गत लास्ट इसके अंतर्गत 17 पैसे घटाए गए थे और उसके बाद में अब इसके अंतर्गत 17 पैसे दोबारा से घटाए गए हैं। लेकिन अगर हम वही वृद्धि की बात करें तो वृद्धि की अंतर्गत अभी लगातार 12 रुपए यानी कि अप्रैल से लेकर के अभी तक 12 रुपए तक बढ़ा दिए गए हैं पेट्रोल पे प्रति लीटर। और वहीं अगर उस टाइम की बात करें तो उस टाइम 96.76 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल मिल रहा था, लेकिन अब उसकी दर बढ़ करके 108 कुछ रुपए तक हो चुकी है। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिरकार बढ़ने की जब बारी होती है तो इतनी मात्रा में पेट्रोल के दामों को बढ़ा दिया जाता है, लेकिन वहीं घटाने की बात आती है तो कुछ पैसों तक ही पेट्रोल के दाम घटाए जाते हैं। वहीं आप सभी को कोरोना के आंकड़ों से भी अवगत करा देता हूं, जिसके अंतर्गत पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो पिछले 24 घंटे में देश के अंदर 25,420 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। तो वहीं 44,103 लोग पिछले 24 घंटे में ठीक होते हुए भी नजर आए हैं और 385 लोगों की कोरोना वायरस की वजह से पिछले 24 घंटे में मौत होती हुई भी नजर आई है। तो इसी के साथ अखबार की खास सुर्खियों के अंदर तो फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज 18 के साथ। नमस्कार। वहीं खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर अरनिया सेक्टर में ड्रोन दिखाई दिया है और सुबह ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर यह ड्रोन देखा गया। तो वहीं सतर्क बीएसएफ जवानों ने फायरिंग की। फायरिंग के तुरंत बाद पाक सीमा में लौटा। पुलिस की मदद से इलाके में अभी सर्चिंग जारी है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में और मैं हूं आपके साथ स्वाति मिश्रा। तालिबान के अफगान पर कब्जा करने के बाद लगातार तालिबान सुर्खियों में रहता है। तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद लगातार तालिबान सुर्खियों में रहता है। आपको बता दें कि तालिबान हुकूमत की क्रूरता के लिए जगजाहिर है, लेकिन तालिबान शरिया कानून को फॉलो करता है, जिसकी वजह से लोगों के अंदर दहशत का माहौल रहता है। आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर जो लोग हिंदुस्तान में बैठे तालिबान को सपोर्ट करते हैं, उनको शरिया के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तालिबान में शरिया कानून चलता है, जो कुरान, हदीस, इस्लामिक स्कॉलर्स और समुदाय की आपसी सहमति से बनाया गया कानून है, जिसके अंदर महिलाओं के साथ लगातार क्रूरता की जाती है। आज हम आपको उसी तालिबान की कानून के बारे में बताएंगे पूरे विस्तार से। औरतों की नाक काटने से लेकर आंखें निकालने तक तालिबान अपनी क्रूरता के लिए जिस शरिया कानून का सहारा लेता है, आज हम आपको उसकी पूरी कहानी बताएंगे। अरबी में शरिया का मतलब रास्ता होता है। शरिया कोई लिखित नियमों की किताब नहीं है जिसके आधार पर कोर्ट में निर्णय लिया जा सके। यह नैतिक सिद्धांत है जो मुस्लिमों को अल्लाह की मर्जी के अनुसार जीने की राह दिखाते हैं। इसमें रोजमर्रा की जिंदगी, पारिवारिक, धार्मिक और पैसे से जुड़े दिशा निर्देश लिखे होते हैं। शरिया के प्रावधान मूल रूप से कुरान और हदीस से उठाए गए हैं। शरिया में क्राइम की 3 कैटेगरी है। हुदूद वो अपराध जिनकी सजा कुरान में मुकर्रर है। इसमें अपराध के अंदर अवैध संबंध, रेप का झूठा आरोप, शराब पीना, चोरी कराना और डकैती करने जैसे क्राइम्स शामिल हैं। इसकी सजा हो सकती है पीटना, पत्थर से मारना, अंग काट देना, निर्वासित करना और जान से मार देना। वहीं शरिया के अंदर दूसरी कैटेगरी है किसस। इसके जैसे को तैसा वाली सजा दी जाती है। मसलन अगर मर्डर करना पूर्व हो जाता है तो कोर्ट दोषी की हत्या का आदेश दे सकता है। वहीं तीसरी कैटेगरी है ताजीर। ये सबसे कम सीरियस क्राइम होते हैं। इसमें जज अपने विवेक के हिसाब से सजा दे सकता है। वहीं तालिबान क्रूरता की हदें पार करते हुए आज भी हुदूद सजाओं का इस्तेमाल करते हैं। ये शरिया का एक्सट्रीम वर्जन अपनाते हैं।
पश्तो में तालिबान का मतलब स्टूडेंट होता है। तालिबान को खड़ा करने में मदरसों का बड़ा योगदान है। 1990 के दशक में इन मदरसों की फंडिंग सऊदी अरब से होती थी। वहीं से शरिया की विचारधारा भी आ गई। वक्त के साथ साथ तालिबान की कट्टरवादी सोच और गहरी होती गई। 1996 से अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आ गई। देश में शरिया कानून लागू हो गया। सार्वजनिक सजा देना आम हो गया। म्यूजिक, टीवी और वीडियो पर बैन लगा दिया गया। जो शख्स 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ता था या दाढ़ी कटवा लेता था, उसे सार्वजनिक रूप से पीटा जाता था। महिलाएं हाउस अरेस्ट पे रहती हैं। उन्हें पढ़ने या काम करने की आजादी नहीं होती। 8 साल से ज्यादा की लड़की को बुर्का पहनना जरूरी होता है। घर से बाहर निकलने पर साथ में किसी पुरुष संरक्षण का होना बहुत जरूरी है। महिलाओं को ऊंची हील वाले जूते पहनने की मनाही है। महिलाएं ऊंची आवाज में नहीं बोल सकती ताकि कोई अजनबी उनकी आवाज न सुन ले। अखबार, किताब और दुकानों में महिलाओं की तस्वीर या पोस्टर लगाना बिल्कुल मना है। औरतों अपनी बालकोनी में नहीं जा सकती ताकि कोई अजनबी देख न सके। तालिबानी शरिया मानने वालों में परिवार की इज्जत के लिए ऑनर किलिंग भी आम है। इसके अलावा शरिया में महिलाओं के जेनेटिकल कार्ड देना, बाल विवाह, बहु विवाह और लिंग के आधार पर नियम निर्धारित होने की वजह से भी विवाद होता है। दुनिया में करीब 16 देश ऐसे हैं जो शरिया कानून चलाते हैं। आपको बता दें कि तालिबान में औरतों पर जुल्म करने वाले खुद नहीं जानते वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो मारते हैं, पीटते हैं, अपमान करते हैं। इससे उन्हें खुशी मिलती है, लेकिन उन्हें इस जुल्म सितम का कारण पता नहीं होता। आज ज्वेलर्स की देशव्यापी हड़ताल है। प्रदेश में भी हड़ताल का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। तो वहीं जयपुर में बंद रहेंगे ज्वेलर प्रतिष्ठान, शोरूम, गद्दियां, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी बंद रहेंगी। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों की ओर। हरियाणा के जिले करनाल में ट्रैक्टर बाइक के टक्कर में दंपति की मौत हो चुकी है। महिला अपने भाई की कलाई पर राखी बांध करके पति के साथ ससुराल जा रही थी। ट्रैक्टर की टक्कर के बाद में गिरे पति के ऊपर से ट्रैक्टर ट्रॉली निकल गया। इस कारण से मौके पर ही रविवार की शाम को मौत हो गई और सोमवार को इलाज के दौरान महिला ने भी दम तोड़ दिया है। और गांव मुरादाबाद निवासी गुलाब ने बताया कि 22 अगस्त रविवार की शाम को उसका जीजा जय भगवान व उसकी बहन निर्मला के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर के उनके घर पर गांव मुबारकाबाद में राखी बंधवा करके वापस लौट रहे थे। शाम 6:30 बजे मुबारकाबाद से गांव बीजना जा रहे थे। वे किसी भी काम से करनाल जा रहा था। जब उसका जीजा CSC कुटेल के पास पहुंचे तो एक ट्रैक्टर चालक ने अपने ट्रैक्टर को तेज रफ्तार से लापरवाही से चला दिया। पानीपत में भाइयों को राखी बांध करके अपने घर करनाल लौट रही महिला से ऑटो सवार 4 बदमाशों ने 60,000 रुपए की नकदी व सोने के गहने लूट लिए हैं। बदमाशों ने महिला को जान से मारने की कोशिश भी की है। महिलाओं ने सब कुछ देने के बाद न मारने की गुहार लगाई तो बदमाश छोड़ करके भाग निकले। ग्रामीणों की मदद से महिला पुलिस थाने पहुंची और परिजनों को जानकारी भी दी और सोमवार को परिजनों ने सिटी थाने पहुंच करके बदमाशों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। कलंदर चौक निवासी प्रताप बाजार मंडल के प्रधान चंद्र कुमार सहगल ने बताया कि करनाल के प्रेम नगर निवासी उनकी 65 वर्षीय बुआ दर्शना देवी शनिवार को पानीपत आई थी और रविवार के रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने के बाद वह रात करीब 8 बजे घर जाने के लिए पानीपत बस स्टैंड पहुंची थी। करनाल में CIA 1 पुलिस ने बाइक चोरी के गैंग को पकड़ा है। 3 आरोपियों के कब्जे से 18 बाइकों को बरामद किया गया। तो आरोपी प्रवीण बाइक पर बैठ करके चंद सैकड़ों में स्विच काटने का माहिर है, जो चोरी की बाइक के साथ पुलिस के हाथ लग गया। ऐसा ही रोहताश ने बताया कि उसकी टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कमांडो कॉम्प्लेक्स के पास से धक्का बस्ती निवासी प्रवीण को चोरी की बाइक के साथ में पकड़ लिया है। पूछताछ में बताया गया कि उसने 18 बाइकों को चुराया और चोरी के बाद बाइकों को महमूदपुर निवासी हुक्म सिंह व कुंजपुर निवासी सुरजीत के माध्यम से आगे बेचते थे। तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया और सभी को कोर्ट में पेश भी किया जाएगा। कोरोना महामारी ने हर क्षेत्र हर वर्ग को प्रभावित किया है, तो वहीं नेत्रदान पर भी इसका बड़ा असर देखने को मिला है। रोहतक स्थित PGIMS में पिछले 1.25 साल में सिर्फ 78 लोगों ने नेत्रदान किया है।
हालिया 7.5 महीने में हुए नेत्रदान की तुलना 2 साल पहले के आंकड़ों से की जाए तो यह लगभग 5वें हिस्से का रह गया। हालांकि इस संकट से उबरने के लिए क्षेत्रीय नेत्र विज्ञान संस्थान की तरफ से लोगों को जागरूक किए जाने का बड़ा कदम उठाया है। इसके लिए 25 अगस्त से 8 सितंबर तक एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और देखा जाए तो हर कोई संसार को अपनी आंखों से अपने नज़रिए से देखने की तमन्ना रखता है, लेकिन इसके नेत्रदान की तरफ लोगों को सोचने की ज़रूरत है। मानसून सत्र के पहले दिन सरकार की तरफ से सदन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जवाब दिया कि कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी के कारण कोई मौत नहीं हुई है। हालांकि कोरोना के कारण प्रदेश में 24 मार्च 20 से 31 जुलाई 21 तक 9,635 मरीजों की मौत हुई थी, लेकिन इनमें से किसी की भी मरीज की मौत ऑक्सीजन की कमी के कारण नहीं हुई। तो वहीं दूसरी तरफ हिसार के सोनी बर्न अस्पताल में 25 अप्रैल की रात को ऑक्सीजन की कमी के कारण 5 मरीजों की मौत हुई थी। इस प्रकरण पर प्रशासन की तरफ से की गई जांच में निजी अस्पताल को दोषी ठहराया गया और उसका कारण बताया गया कि अस्पताल में संसाधनों की कमी के बावजूद ज़्यादा संख्या में मरीजों को दाखिल किया गया था। हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। वहीं खबर दौसा जिले से, जहां पर दौसा जिला परिषद चुनाव को लेकर के दौसा में हलचल तेज हो चुकी है। चुनाव को लेकर के प्रचार प्रसार तेज होता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं भाजपा प्रत्याशी ममता सैनी ने सिकंदरा के 52 पाड़ा होते हुए अनेक गांवों में जनसंपर्क किया। लोगों का भारी मात्रा में समर्थन और वार्ड 15 से भाजपा प्रत्याशी ममता सैनी को मिलता हुआ नजर आया है। तो वहीं जनता ने पूरा भरोसा और विश्वास दिलाते हुए कहा कि अब की बार बीजेपी सरकार। आनंद पाल, जो राजस्थान का एक मशहूर गैंगस्टर था, जिनको एनकाउंटर के अंदर पुलिस ने मार गिराया था, लेकिन क्या आप सभी को पता है कि उन्हीं की गैंग की लेडी डॉन, जिसे अनुराधा नाम से जाना जाता है, और वह राजस्थान के अंतर्गत उनका काफी हद तक खौफ भी देखने को मिलता है। साथ ही साथ 1 दर्जन से ज्यादा मामले इसके अंतर्गत अभी अनुराधा के ऊपर राजस्थान में ही दर्ज हैं। और इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है कि जिसमें आप सभी को बता दूं कि कुचामन पुलिस उसे तिहाड़ जेल से दिल्ली की प्रोटेक्शन वारंट पर लेकर के आई है। और आखिरकार उनका कुचामन पुलिस का यहां पर लाने का क्या कुछ संदर्भ है, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में कि आखिरकार उन्हें किस प्रकार से यहां पर लाया गया है और किस मामले के अंदर यहां लाया गया है। क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है या फिर वो एक बार फिर से भागने में कामयाब भी हो सकती हैं, या फिर किसी अन्य मसले के चलते हुए उनको राजस्थान लाया गया है। तो देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में आपकी आखिरकार प्रोटेक्शन वारंट पर उन्हें कुचामन क्यों लेकर के आए। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद राजस्थान की लेडी डॉन अनुराधा उर्फ रिवॉल्वर रानी को कुचामन पुलिस प्रोटेक्शन वारंट पर गिरफ्तार करके लाई है। 1 साल पहले अनुराधा चौधरी ने कुचामन शहर के एक सट्टा कारोबारी सुनील कुमार गौड़ को वीडियो कॉल करके धमकाया था, पैसों की डिमांड भी की थी और इसके अलावा अपने गुर्गे भेज करके उसके घर के बाहर फायरिंग करा करके दहशत भी फैलाई थी। इसी को लेकर के 28 अगस्त 2020 को सट्टा कारोबारी ने मामला दर्ज कराया था और अनुराधा पर राजस्थान में दर्जन भर से ज़्यादा मामले भी दर्ज हैं। दिल्ली की तिहाड़ जेल से कुचामन सीआई रामवीर सिंह झाकड़ की टीम रविवार को उसे प्रोटेक्शन वारंट पर बापर्दा पकड़ करके लाई है। वहीं फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और कई बड़े मामलों के खुलासे की संभावनाएं भी इसमें जताई गई हैं। वहीं 16 दिसंबर 2020 को जिले के तरनाऊ में 3 लुटेरों ने राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक में हथियारों के बल पर बैंक कर्मियों को बंधक बना करके कैशियर के पास रखे 20 लाख रुपए लूट लिए थे। इस मामले में भी अनुराधा से पूछताछ अभी जारी है। जोधपुर का पर्यटन स्थल कायलाना झील अड्डा बन चुका है। लड़के लड़कियां खुलेआम करते हैं शराब का सेवन और बारिश के बाद जमा हो जाती है भीड़। कोरोना गाइडलाइन की जमकर के अवहेलना भी की जा रही। तो वहीं
कोरोना की तीसरी लहर से पहले के हालात पर चिंता जाहिर की। महापौर दक्षिण वनीता सेठ ने जताई चिंता। वहीं आप सभी को बता दूं कि दौसा जिले के अंदर जिला परिषद व पंचायत समिति चुनाव को लेकर के अब खलबली तेज हो चुकी है और इसी के चलते हुए अब दोनों पार्टियों में आपसी टक्कर भी देखने को मिल रही है। तो वहीं आप सभी को बता दूं कि कांग्रेस की वार्ड नंबर 15 से प्रत्याशी रेखा कसाना के आज कार्यालय का उद्घाटन भी हुआ है। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। दौसा जिले में जिला परिषद व पंचायत समिति चुनाव को लेकर के घमासान अब तेज होता हुआ नजर आ रहा है। सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस भी अब अपना दमखम मैदान में दिखाती हुई नजर आ रही है और इसी के चलते हुए जिला परिषद कांग्रेस प्रत्याशी वार्ड नंबर 15 के कार्यालय का उद्घाटन जयपुर रोड पर किया गया है। उद्घाटन के दौरान प्रत्याशियों के साथ साथ समर्थकों की भी भारी मात्रा में भीड़ देखने को मिली। तो वहीं सभी में भरपूर उत्साह देखने को मिला है। वार्ड नंबर 15 से प्रत्याशी रेखा कसाना वाइफ ऑफ चंचल कसाना कांग्रेस की तरफ से मैदान में उम्मीदवार के रूप में उतरी है, जिनके आज कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। और कार्यालय के उद्घाटन के दौरान दौसा जिला कांग्रेस अध्यक्ष रामजीलाल ओड, सरपंच खेमराज गंडराव, पूर्व सरपंच लक्ष्मण भंडारी, डॉक्टर मुरारीलाल जांगेड़, पतला राम सैनी, हीरालाल सैनी, पूर्व सरपंच वीरेंद्र राजौरा, रामनाथ बावनपाड़ा के साथ सर्व समाज के लोग भी उपस्थित रहे हैं। साथ ही सर्व समाज ने रेखा कसाना को पूरी तरह से अपना समर्थन दिया और विश्वास भी दिलाया। वहीं खबर दौसा जिले से, जहां पर दौसा जिले में जिला परिषद व पंचायत समिति चुनाव को लेकर के घमासान अब तेज हो चुका है। सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस भी अब अपना दमखम दिखा रही है। तो वहीं जिला परिषद कांग्रेस प्रत्याशी वार्ड नंबर 15 के कार्यालय का उद्घाटन भी हो चुका है। साथ ही उद्घाटन के दौरान प्रत्याशियों के साथ साथ समर्थकों की भी भारी मात्रा में भीड़ मौजूद है। तो वहीं वार्ड नंबर 15 से प्रत्याशी रेखा कसाना मैदान में उतर चुकी हैं और सर्व समाज ने रेखा कसाना को अपना समर्थन भी दिया। 1 सितंबर से स्कूलों की खोलने का प्रावधान जारी है, लेकिन इसके अंतर्गत अभी एसओपी सरकार को भेजी जाएगी और सरकार उन एसओपी के ऊपर अभी अपना मंजूरी देगी और उसके बाद में ही स्कूलों को खोला जाएगा। लेकिन इसी बीच जो एसओपी है उसके अंतर्गत आखिरकार क्या कुछ बातें हैं, मैं आप सभी को बताता हूं कि जिसके अंतर्गत अभी एसओपी जो पेश की जा रही है उसके अंतर्गत सोशल डिस्टेंसिंग की पालना, तो वहीं मास्क और उचित दूरी के साथ साथ कई ऐसे नियम बनाए गए हैं जिनकी पालना करना सुनिश्चित होगा। जिसके अंतर्गत सबसे बड़ा नियम तो यह सामने आता हुआ नजर आ रहा है कि पेरेंट्स की अनुमति के बिना बच्चों को स्कूलों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, यानी कि उनकी लिखित में अनुमति होना जरूरी है। और अगर उनकी अनुमति नहीं होगी तो बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें या कुछ भी करें, लेकिन स्कूल में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। और साथ ही साथ उनकी ऑनलाइन कक्षा तो जारी रहेगी कि वह घर पर रहकर के अपनी ऑनलाइन कक्षा ले सके। लेकिन वहीं आप सभी को इसी बीच बता दूं कि अभी 8वीं कक्षा तक की स्कूलों को नहीं खोला गया है और सोशल डिस्टेंसिंग की बात इससे साफ साफ दूर होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अगर 8वीं तक के स्कूलों को नहीं खोला गया है तो उनकी कक्षाएं खाली रहेंगी और खाली कक्षाएं रहेंगी तो बच्चों को दूर दूर बैठाने में आसानी होगी। तो इसी पर देखिए कि आखिरकार इस एसओपी के अंतर्गत और क्या कुछ सामने आ रही हैं बातें और नियम, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। 135 दिन के बाद में 1 सितंबर से 9वीं और 12वीं तक की कक्षाएं खोलने को लेकर के शिक्षा निदेशालय ने 20 पॉइंट की एसओपी तैयार कर दी है। इसे मंजूरी के लिए अब सरकार के पास में भेजा जाएगा। मंजूरी के बाद इसे लागू भी किया जाएगा और एसओपी में इसका विशेष ध्यान रखा गया है कि स्टूडेंट्स की सोशल डिस्टेंसिंग खत्म नहीं हो। इसके लिए सिर्फ उन स्कूलों में ही 100% बच्चों को बुलाया जाएगा जहां पर अतिरिक्त क्लासरूम की व्यवस्था होगी
अन्यथा 50% क्षमता के साथ ही स्कूल खोले जाएंगे। हालांकि विभाग का तर्क है कि अभी 8वीं तक की क्लासेस नहीं खोली गई हैं, तो इसके लिए सभी स्कूलों के क्लासरूम खाली पड़े होंगे, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने में दिक्कत नहीं आएगी। और इसी बीच ऑनलाइन पढ़ाई भी चलेगी। एसओपी के मुताबिक 9वीं और 11वीं के स्टूडेंट्स की क्लास सुबह 7:30 बजे से 12:30 बजे तक लगेगी, तो वहीं 10वीं और 12वीं की क्लास सुबह 8 बजे से 1 बजे तक चलेगी। और इन क्लासों के बीच गैप भी इसलिए रखे गए हैं ताकि एक साथ बच्चों की भीड़ एकजुट ना हो सके। बिना मास्क किसी भी बच्चे को स्कूल में एंट्री नहीं मिलेगी। छुट्टी के समय भी बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालना करना होगा। स्टूडेंट्स की सिटिंग अरेंजमेंट में सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाएगी। तो स्कूल बनाने के लिए पेरेंट्स की लिखित अनुमति भी ज़रूरी होगी, यानी पेरेंट्स बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार होंगे तभी उन्हें रेगुलर क्लास में बुलाया जाएगा, और अन्यथा उसकी ऑनलाइन क्लास जारी रहेगी। वहीं खबर दौसा जिले के सिकंदरा से, जहां पर विषाक्त पदार्थ के सेवन से एक व्यक्ति की तबीयत बिगड़ चुकी है। देर रात दौसा से जयपुर उसे रेफर किया गया, तो वहीं जयपुर ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हुई। अशोक रेटा का था निवासी, तो वहीं शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। वहीं खबर दौसा जिले से, जहां पर आप सभी को बता दूं कि दौसा जिले के अंदर वार्ड 15 से बीजेपी की प्रत्याशी ममता सैनी जनसंपर्क के लिए मैदान में उतरी हैं और जगह जगह जाकर के उन्होंने जनसंपर्क किया है, जहां पर लोगों का भारी मात्रा में उनको समर्थन भी देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ लोगों ने कहा है कि अब की बार मोदी सरकार। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। जिला परिषद चुनाव को लेकर के दौसा में हलचल तेज होती नजर आ रही है, जहां एक तरफ प्रत्याशियों के कार्यालयों का उद्घाटन किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रचार प्रसार तेज होता हुआ भी नजर आ रहा है। दौसा जिले में जिला परिषद चुनाव को लेकर के भाजपा प्रत्याशी ममता सैनी ने सिकंदरा के 52 पाड़ा होते हुए अनेक गांवों में जनसंपर्क किया है। जनसंपर्क के दौरान लोगों का भारी मात्रा में समर्थन वार्ड 15 से भाजपा प्रत्याशी ममता सैनी को मिलता हुआ नजर आया। साथ ही जनसंपर्क के दौरान जनता ने पूरा भरोसा और विश्वास दिलाते हुए कहा कि अब की बार बीजेपी सरकार, जिससे अब वार्ड 15 से भाजपा प्रत्याशी ममता सैनी के हौसले और बढ़ते जा रहे हैं। चलिए अब नजर डालते हैं अगली खबर की ओर, जिसमें आप सभी को बता दूं कि दौसा जिले के अंदर कल रक्षाबंधन का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया है। और साथ ही साथ इस पर्व के मौके पर प्रतिष्ठानों के व्यापारियों और अन्य व्यापारियों के चेहरे पर खुशी नजर आई है, क्योंकि कोरोना काल के बाद में यह पहला पर्व है जिसे बड़ी धूमधाम से और आसानी से बिना किसी पाबंदियों के मनाया गया है। और दौसा जिले के अंतर्गत रौनक भी एक बार फिर से लौटती हुई नजर आई थी। तो आइए नजर डालते हैं कि आखिरकार वहां पे क्या कुछ माहौल कल देखने को मिला। पूरे भारतवर्ष में राखी का त्योहार, वहीं राजस्थान के दौसा में भी इस राखी के त्योहार को बड़ी धूमधाम से मनाया गया है। बाजारों के अंदर अच्छी चहल पहल रही है, तो वहीं जगह जगह पर दुकानदारों ने मिठाइयां वितरण की। इसमें दुकानदारों ने यहां कहा है कि लॉकडाउन के बाद में यह पहला त्यौहार है जिसको मनाया जा रहा है, और लोगों के पास पैसे भी नहीं हैं और कोरोना की वजह से लोगों की हालत भी खराब है। और इस महंगाई के दौर में पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा। साथ ही कुछ तो फर्क पड़ा ही है, और साथ में जगह जगह पर राखियों के भी खेले देखने को मिले, जिसकी खरीदारी बहन बेटियों को करते हुए देखा गया। और इसी पावन पर्व पर महिलाओं ने अपने भाइयों के लिए नारियल, राखी आदि की खरीदारी की और साथ में मिठाइयों की भी खरीदारी की थी। हाँ सर, कैसा जा रहा है आपका ये त्यौहार? राखी त्यौहार डाउन ही जा रहा है। लोगों के पास कुछ तो पैसा नहीं, कुछ तंगाई है। लॉकडाउन के बाद हालत खराब है। 260 है, 200। लॉकडाउन के बाद में ये पहला त्यौहार है और लोगों को है ना जो तकलीफ का सामना करना ही पड़ता है। कुछ महंगाई भी होगी, कुछ पेट्रोल डीजल की वजह से भी भाव चढ़ गए हैं, हर चीज़ के दाम बढ़ गए हैं। लोगों को रोजगार और असुविधाएं होती हैं, इसलिए मार्केट की रौनक नीचे बराबर ही है। आपका नाम? श्याम। वहीं
ब्राइट यूथ लालसोट फाउंडेशन कार्यालय का उद्घाटन दौसा जिले के अंदर किया गया। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। दौसा जिले के राजेश पायलट पीजी कॉलेज लालसोट के सामने सोमवार को ब्राइट यूथ लालसोट फाउंडेशन कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य रामस्वरूप मीणा ने ब्राइट यूथ लालसोट कार्यालय का उद्घाटन किया है। उद्घाटन के उपरांत फाउंडेशन कार्यकर्ताओं ने वृक्षारोपण किया। तो वहीं इस अवसर पर प्रकाश बिलौना, गोपी चौंडियावास, प्रकाश मंडावत, अशोक, लोकेश निर्जना सहित फाउंडेशन लालसोट के कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं खबर दौसा जिले से, जहां पर दौसा जिले के अंदर जिला परिषद में पंचायत समिति चुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेज तो हो ही चुकी हैं और साथ ही साथ लोगों के साथ साथ प्रत्याशियों के अंदर खुशी का माहौल भी बना हुआ है। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। दौसा जिले में जिला परिषद में पंचायत समिति चुनाव को लेकर के प्रत्याशियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में जोर शोर से प्रचार प्रसार करने में लगे हुए हैं। तो वहीं वार्ड नंबर 15 से प्रत्याशी रेखा कसाना, वाइफ ऑफ चंचल कसाना ने सिकंदरा चौराहे व बासड़ा सहित कई जगह पर प्रचार प्रसार किया है, जहां पर लोगों ने भारी बहुमत से जिताने का विश्वास भी दिलाया। तो दीपक कसाना ने बताया कि जनसंपर्क के दौरान लोगों को अच्छा सहयोग भी मिला। तो वहीं साथ ही लोगों का अच्छा सहयोग इनके प्रति देखने को भी मिला है। आपको बता दें कि नवसृजित पंचायत समिति सिकंदरा के प्रथम चुनाव को लेकर के लोगों में खुशी की लहर भी देखने को मिल रही। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में और मैं हूं आपके साथ स्वाति मिश्रा और आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आज हल्ला बोल में हम बात करेंगे राजस्थान की सियासत की, जहां तक अशोक गहलोत और सचिन पायलट की आपसी खींचातान का सवाल है वो जग जाहिर है। लेकिन एक बार फिर पंचायत इलेक्शन के आते ही मानो एक तरह से कांग्रेस हाईकमान ने फिर से सचिन पायलट की लोकप्रियता का फायदा उठाना शुरू किया है। आपको बता दें कि हर एक जगहों पर सचिन पायलट को अब अहमियत दी जा रही है, जिसकी वजह से पहले सचिन पायलट को बगावत करनी पड़ी थी। एक बार फिर कांग्रेस सरकार वही करती नजर आ रही है। आपको बता दें कि बीते दिनों गोविंद सिंह डोटासरा के द्वारा जिस प्रकार के गेस्चर्स सचिन पायलट को दिए जा रहे थे, उसे देखते हुए ऐसा लग रहा है जैसे गोविंद सिंह डोटासरा ने पलड़ा भारी देके अपना पलड़ा बदल लिया है। आइए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में राजीव गांधी के जीवन पर आधारित वीडियो रिलीज करने के मौके पर जिस तरह कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सचिन पायलट को महत्व दिया, वह बदलते समीकरणों की तरफ इशारा कर रहा है। राजीव गांधी के जीवन पर आधारित शॉर्ट वीडियो फिल्म को डोटासरा ने सचिन पायलट से जारी करवाया। इसके बाद पायलट, डोटासरा और सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी को मिलाकर तीनों नेता मंच पर बैठे। डोटासरा ने जिस तरह सचिन पायलट को अहमियत दी, उसे कांग्रेस के जानकार स्वाभाविक नहीं मान रहे हैं। इसे भावी सियासी समीकरणों की आहट के तौर पर देखा जा रहा है। सचिन पायलट के प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा ने वीडियो जारी करवाया, लेकिन जब इस कार्यक्रम को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रेस नोट जारी किया, इसमें केवल गोविंद सिंह डोटासरा का ही नाम था। सचिन पायलट और महेश जोशी के नाम वीडियो करने वाले नहीं थे। प्रेस नोट के भले ही पायलट का नाम नहीं दिया गया हो, लेकिन पीसीसी में पायलट को महत्व मिलने के पीछे सियासी समीकरण जिम्मेदार है। सचिन पायलट को जिस तरह पीसीसी के कार्यक्रम में तरजीह दी जा रही है, राजनीतिक प्रत्यक्ष उसे पीछे पंचायती राज चुनाव को लेकर एक कारण मान रहे हैं। पायलट के समर्थक पंचायत चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाए, इसलिए भी सचिन को महत्व देने की रणनीति अपनाई गई है। सचिन पायलट के प्रदेशाध्यक्ष रहते हुए डोटासरा सीकर के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। हाल ही में जब डोटासरा पर रिश्तेदारों के आरएएस परीक्षा के इंटरव्यू में ज्यादा नंबर दिलाने के आरोप लगे थे, पायलट समर्थक विधायक उनके पक्ष में उतरे थे। सचिन पायलट पिछले लंबे समय से चुप हैं। उन्होंने कांग्रेस की सियासत पर कोई बयान नहीं दिया। हाल ही में प्रदेश प्रभारी अजय माकन भी गहलोत पायलट से लगातार संपर्क की बात कह चुके हैं। वहीं खबर दौसा जिले के बांदीकुई से, जहां पर 30 वर्षीय युवक ने फंदा लगा करके अपनी जान दे दी है। बांदीकुई थाना क्षेत्र सोमाड़ा गांव का यह मामला है। तो सूचना पर थाना पुलिस ने मौके पर खिड़की तोड़ करके शव को उतारा।
मृतक अजीत सिंह के शव को मोर्चरी में रखवाया और पुलिस जांच कर रही है और कारणों का पता करने में जुटी हुई। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं आपके सेक्शन आप लोग के साथ आइए एक नजर डालते हैं न्यूज 19 की फटाफट खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर एरिया का असर अब कम होने के बाद सोमवार से राजस्थान में मानसून फिर कमजोर पड़ने लग गया है। रक्षाबंधन के दिन प्रदेश के पूर्वी हिस्से के साथ साथ पश्चिमी हिस्सों में हुई बारिश से लोगों को राहत मिली है। ये राहत ज्यादा दिन नहीं बनी रहेगी और मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिन तक प्रदेश में बारिश के कोई भी आसार नहीं है। मौसम साफ रहेगा और तापमान भी बढ़ेगा, जिसमें गर्मी से फिर लौट करके आएगी। राजस्थान सरकार ने साफ कह दिया कि राज्य में किसी तरह की शराबबंदी नहीं होगी, क्योंकि सरकार को इससे अच्छी खासी इनकम भी होती है। और विधानसभा में पूछे गए एक सवाल के लिखित जवाब में सरकार ने साफ कह दिया कि वह लोगों को अच्छी क्वालिटी की शराब बेचकर अपना सरकारी खजाना बढ़ाना चाहती है। फिलहाल शराब पर पाबंदी लगाने का कोई प्रस्ताव सरकार के स्तर पर विचाराधीन नहीं है। और बीजेपी विधायक मदन दिलावर के सवाल का पिछले दिनों लिखित जवाब देते हुए सरकार ने यह कबूलनामा भी किया है। जयपुर में बैंक के एटीएम से रुपए लूटने और निकालने गए बुजुर्ग का बदमाशों ने हेराफेरी कर कार्ड बदल दिया। उसके खाते से 6 बार ट्रांजैक्शन कर 50,000 रुपए निकाल लिए। बुजुर्ग ने जयपुर के करनी विहार थाने में रुपए निकाले जाने का रिपोर्ट दर्ज कराई और एसआई रामेश्वर दयाल मामले की जांच कर रहे हैं। सोने के आभूषणों पर हॉलमार्किंग यूनिक आईडी के खिलाफ आज देश भर में सर्राफा व्यापारी हड़ताल पर है। राजधानी जयपुर में भी इसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है और जिसकी वजह से लगभग 50,000 व्यापारी, 2 लाख कर्मचारी और 5 लाख कारीगर आज काम नहीं करेंगे। इसी की वजह से जयपुर का सराफा व्यापारी पूरी तरह से ठप हो चुका है। इसके विरोध में बड़ी चौपड़ के जौहरी बाजार पर बड़ी संख्या में सर्राफा व्यापारी धरना दे रहे हैं। राजस्थान में आरपीएससी आरएएस प्रीलिम्स 2021 की तारीख घोषित कर दी है, जिसकी परीक्षा 27 से 28 अक्टूबर की होगी। लेकिन रीट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे उम्मीदवार आरपीएससी के इस शेड्यूल से संतुष्ट नहीं है, जिसके बाद आरएएस प्रीलिम्स की परीक्षा तारीखों को आगे बढ़ाने की मांग शुरू हो गई। राजस्थान में जयपुर पुलिस के लिए जमीन से 6 फीट नीचे अनोखा बंकर नुमा कैफे तैयार किया जा रहा है। यह प्रदेश का इकलौता बंकर कैफे है जो पुलिस के लिए बनाया गया है और इसे एम्फी थिएटर की स्टाइल में तैयार किया गया। जयपुर के चांदपुर स्थित शहर रिजर्व पुलिस लाइन में बना यह कैफे लग्जरी कैफेटेरिया के जैसा नजर आएगा। कैफे को इको और टेक्नो थीम पर तैयार किया गया है। यहाँ लगे सालों पुराने पेड़ों को भी कैफे के लिए हटाया नहीं गया, जबकि उनमें डिवाइन देकर के अलग रूप दे दिया। नेशनल हाईवे 52 पर टाटियावास टोल प्लाजा के पास में एक कार ने स्कूटी को टक्कर मार दी और स्कूटी के टक्कर मारने के बाद में कार पलट गई। हादसे में स्कूटी सवार एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई है और स्कूटी चालक गंभीर रूप से घायल हुआ। तो वहीं सूचना पर चोमू थाना पुलिस व टाटियावास टोल प्लाजा की हाईवे पेट्रोलिंग गाड़ी मौके पर पहुंची और घायल को टोल प्लाजा की एम्बुलेंस से शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया है, जहां पर इलाज अभी भी जारी है। फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार। वही खबर बाड़मेर से सामने आ रही है, जहां पर सचिन पायलट का बोलबाला देखने को मिल रहा है। सचिन पायलट का बालोतरा दौरे के अंदर पायलट का बाड़मेर जिले के बॉर्डर पर स्वागत सम्मान हुआ, तो वहीं बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। कुछ ही देर में हेमाराम चौधरी के निवास पर पहुंचेंगे मूलजी की ढाणी गांव में। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं आपके सेक्शन आप लोग के साथ आइए नजर डालते हैं हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों की ओर। हरियाणा के जिले करनाल में ट्रैक्टर बाइक के टक्कर में दंपति की मौत हो चुकी है। महिला अपने भाई की कलाई पर राखी बांध करके पति के साथ ससुराल जा रही थी। ट्रैक्टर की टक्कर के बाद में गिरे पति के ऊपर से ट्रैक्टर ट्रॉली निकल गया। इस कारण से मौके पर ही रविवार की शाम को मौत हो गई और सोमवार को इलाज के दौरान महिला ने भी दम तोड़ दिया है। और गांव मुरादाबाद निवासी गुलाब ने बताया कि 22 अगस्त रविवार की शाम को उसका जीजा जय भगवान
वह उसकी बहन निर्मला के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर के उनके घर पर गांव मुबारकाबाद में राखी बंधवा करके वापस लौट रहे थे। शाम 6:30 बजे मुबारकाबाद से गांव बीजना जा रहे थे। वे किसी भी काम से करनाल जा रहा था। जब उसका जीजा CSC कुटेल के पास पहुंचे तो एक ट्रैक्टर चालक ने अपने ट्रैक्टर को तेज रफ्तार से लापरवाही से चला दिया। पानीपत में भाइयों को राखी बांध करके अपने घर करनाल लौट रही महिला से ऑटो सवार 4 बदमाशों ने 60,000 रुपए की नकदी व सोने के गहने लूट लिए हैं। बदमाशों ने महिला को जान से मारने की कोशिश भी की है। महिलाओं ने सब कुछ देने के बाद न मारने की गुहार लगाई तो बदमाश छोड़ करके भाग निकले। ग्रामीणों की मदद से महिला पुलिस थाने पहुंची और परिजनों को जानकारी भी दी और सोमवार को परिजनों ने सिटी थाने पहुंच करके बदमाशों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। कलंदर चौक निवासी प्रताप बाजार मंडल के प्रधान चंद्र कुमार सहगल ने बताया कि करनाल के प्रेम नगर निवासी उनकी 65 वर्षीय बुआ दर्शना देवी शनिवार को पानीपत आई थी और रविवार के रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने के बाद वह रात करीब 8 बजे घर जाने के लिए पानीपत बस स्टैंड पहुंची थी। करनाल में CIA 1 पुलिस ने बाइक चोरी के गैंग को पकड़ा है। 3 आरोपियों के कब्जे से 18 बाइकों को बरामद किया गया तो आरोपी प्रवीण बाइक पर बैठ करके चंद सैकड़ों में स्विच काटने का माहिर है, जो चोरी की बाइक के साथ पुलिस के हाथ लग गया। ऐसा ही रोहताश ने बताया कि उसकी टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कमांडो कॉम्प्लेक्स के पास से धक्का बस्ती निवासी प्रवीण को चोरी की बाइक के साथ में पकड़ लिया है। पूछताछ में बताया गया कि उसने 18 बाइकों को चुराया और चोरी के बाद बाइकों को महमूदपुर निवासी हुक्म सिंह व कुंजपुर निवासी सुरजीत के माध्यम से आगे बेचते थे। तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया और सभी को कोर्ट में पेश भी किया जाएगा। कोरोना महामारी ने हर क्षेत्र हर वर्ग को प्रभावित किया है, तो वहीं नेत्रदान पर भी इसका बड़ा असर देखने को मिला है। रोहतक स्थित PGIMS में पिछले पौने 2 साल में सिर्फ 78 लोगों ने नेत्रदान किया है। हालिया 7.5 महीने में हुए नेत्रदान की तुलना 2 साल पहले के आंकड़ों से की जाए तो यह लगभग 5वें हिस्से का रह गया। हालांकि इस संकट से उबरने के लिए क्षेत्रीय नेत्र विज्ञान संस्थान की तरफ से लोगों को जागरूक किए जाने का बड़ा कदम उठाया है। इसके लिए 25 अगस्त से 8 सितंबर तक एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और देखा जाए तो हर कोई संसार को अपनी आंखों से अपने नज़रिए से देखने की तमन्ना रखता है, लेकिन इसके नेत्रदान की तरफ लोगों को सोचने की ज़रूरत है। मानसून सत्र के पहले दिन सरकार की तरफ से सदन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जवाब दिया कि कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी के कारण कोई मौत नहीं हुई है। हालांकि कोरोना के कारण प्रदेश में 24 मार्च 20 से 31 जुलाई 21 तक 9,635 मरीजों की मौत हुई थी, लेकिन इनमें से किसी की भी मरीज की मौत ऑक्सीजन की कमी के कारण नहीं हुई। तो वहीं दूसरी तरफ हिसार के सोनी बर्न अस्पताल में 25 अप्रैल की रात को ऑक्सीजन की कमी के कारण 5 मरीजों की मौत हुई थी। इस प्रकरण पर प्रशासन की तरफ से की गई जांच में निजी अस्पताल को दोषी ठहराया गया और उसका कारण बताया गया कि अस्पताल में संसाधनों की कमी के बावजूद ज्यादा संख्या में मरीजों को दाखिल किया गया था। हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। वहीं खबर दौसा जिले से, जहां पर दौसा जिला परिषद चुनाव को लेकर के दौसा में हलचल तेज हो चुकी है। चुनाव को लेकर के प्रचार प्रसार तेज होता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं भाजपा प्रत्याशी ममता सैनी ने सिकंदरा के 52 पाड़ा होते हुए अनेक गांवों में जनसंपर्क किया। लोगों का भारी मात्रा में समर्थन और वार्ड 15 से भाजपा प्रत्याशी ममता सैनी को मिलता हुआ नजर आया है। तो वहीं जनता ने पूरा भरोसा और विश्वास दिलाते हुए कहा कि अब की बार बीजेपी सरकार। आनंद पाल, जो राजस्थान का एक मशहूर गैंगस्टर था, जिनको एनकाउंटर के अंदर पुलिस ने मार गिराया था, लेकिन क्या आप सभी को पता है कि उन्हीं की गैंग की लेडी डॉन, जिसे अनुराधा नाम से जाना जाता है, और वह राजस्थान के अंतर्गत उनका काफी हद तक खौफ भी देखने को मिलता है। साथ ही साथ 1 दर्जन से ज्यादा मामले इसके अंतर्गत अभी अनुराधा के ऊपर राजस्थान में ही दर्ज हैं। और इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है कि जिसमें आप सभी को बता दूं कि कुचामन पुलिस उसे तिहाड़ जेल से दिल्ली की प्रोटेक्शन वारंट पर लेकर के आई है और आखिरकार उनका
कुचामन पुलिस का यहाँ पर लाने का क्या कुछ संदर्भ है, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में कि आखिरकार उन्हें किस प्रकार से यहाँ पर लाया गया है और किस मामले के अंदर यहाँ लाया गया है। क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है या फिर वो एक बार फिर से भागने में कामयाब भी हो सकती हैं या फिर किसी अन्य मसले के चलते हुए उनको राजस्थान लाया गया है। तो देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में आपकी आखिरकार प्रोडक्शन वारंट पर उन्हें कुचामन क्यों लेकर के आए। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद राजस्थान की लेडी डॉन अनुराधा उर्फ रिवॉल्वर रानी को कुचामन पुलिस प्रोटेक्शन वारंट पर गिरफ्तार करके लाई है। एक साल पहले अनुराधा चौधरी ने कुचामन शहर के एक सट्टा कारोबारी सुनील कुमार गौड़ को वीडियो कॉल करके धमकाया था, पैसों की डिमांड भी की थी और इसके अलावा अपने गुर्गे भेज करके उसके घर के बाहर फायरिंग करा करके दहशत भी फैलाई थी। इसी को लेकर के 28 अगस्त 2020 को सट्टा कारोबारी ने मामला दर्ज कराया था और अनुराधा पर राजस्थान में दर्जन भर से ज़्यादा मामले भी दर्ज हैं। दिल्ली की तिहाड़ जेल से कुचामन सीआई रामवीर सिंह झाकड़ की टीम रविवार को उसे प्रोटेक्शन वारंट पर बापर्दा पकड़ करके लाई है। वहीं फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और कई बड़े मामलों के खुलासे की संभावनाएं भी इसमें जताई गई हैं। वहीं 16 दिसंबर 2020 को जिले के तरनाऊ में 3 लुटेरों ने राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक में हथियारों के बल पर बैंक कर्मियों को बंधक बना करके कैशियर के पास रखे 20 लाख रुपए लूट लिए थे। इस मामले में भी अनुराधा से पूछताछ अभी जारी है। जोधपुर का पर्यटन स्थल कायलाना झील अड्डा बन चुका है। लड़के लड़कियां खुलेआम करते हैं शराब का सेवन और बारिश के बाद जमा हो जाती है भीड़। कोरोना गाइडलाइन की जमकर के अवहेलना भी की जा रही, तो वहीं कोरोना की तीसरी लहर से पहले के हालात पर चिंता जाहिर की। महापौर दक्षिण वनीता सेठ ने जताई चिंता। वहीं आप सभी को बता दूं कि दौसा जिले के अंदर जिला परिषद व पंचायत समिति चुनाव को लेकर के अब खलबली तेज हो चुकी है और इसी के चलते हुए अब दोनों पार्टियों में आपसी टक्कर भी देखने को मिल रही है। तो वहीं आप सभी को बता दूं कि कांग्रेस की वार्ड नंबर 15 से प्रत्याशी रेखा कसाना के आज कार्यालय का उद्घाटन भी हुआ है। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। दौसा जिले में जिला परिषद व पंचायत समिति चुनाव को लेकर के घमासान अब तेज होता हुआ नजर आ रहा है। सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस भी अब अपना दमखम मैदान में दिखाती हुई नजर आ रही है और इसी के चलते हुए जिला परिषद कांग्रेस प्रत्याशी वार्ड नंबर 15 के कार्यालय का उद्घाटन जयपुर रोड पर किया गया है। उद्घाटन के दौरान प्रत्याशियों के साथ साथ समर्थकों की भी भारी मात्रा में भीड़ देखने को मिली, तो वहीं सभी में भरपूर उत्साह देखने को मिला है। वार्ड नंबर 15 से प्रत्याशी रेखा कसाना वाइफ ऑफ चंचल कसाना कांग्रेस की तरफ से मैदान में उम्मीदवार के रूप में उतरी है, जिनके आज कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। और कार्यालय के उद्घाटन के दौरान दौसा जिला कांग्रेस अध्यक्ष रामजीलाल ओड, सरपंच खेमराज गंडराव, पूर्व सरपंच लक्ष्मण भंडारी, डॉक्टर मुरारीलाल जांगेड़, पतला राम सैनी, हीरालाल सैनी, पूर्व सरपंच वीरेंद्र राजौरा, रामनाथ बावनपाड़ा के साथ सर्व समाज के लोग भी उपस्थित रहे हैं। साथ ही सर्व समाज ने रेखा कसाना को पूरी तरह से अपना समर्थन दिया और विश्वास भी दिलाया। वहीं खबर दौसा जिले से, जहां पर दौसा जिले में जिला परिषद में पंचायत समिति चुनाव को लेकर के घमासान अब तेज हो चुका है। सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस भी अब अपना दमखम दिखा रही है, तो वहीं जिला परिषद कांग्रेस प्रत्याशी वार्ड नंबर 15 के कार्यालय का उद्घाटन भी हो चुका है। साथ ही उद्घाटन के दौरान प्रत्याशियों के साथ साथ समर्थकों की भी भारी मात्रा में भीड़ मौजूद है। तो वहीं वार्ड नंबर 15 से प्रत्याशी रेखा कसाना मैदान में उतर चुकी हैं और सर्व समाज ने रेखा कसाना को
अपना समर्थन भी दिया। 1 सितंबर से स्कूलों की खोलने का प्रावधान जारी है, लेकिन इसके अंतर्गत अभी एसओपी सरकार को भेजी जाएगी और सरकार उन एसओपी के ऊपर अभी अपना मंजूरी देगी और उसके बाद में ही स्कूलों को खोला जाएगा। लेकिन इसी बीच जो एसओपी है उसके अंतर्गत आखिरकार क्या कुछ बातें हैं, मैं आप सभी को बताता हूं कि जिसके अंतर्गत अभी एसओपी जो पेश की जा रही है उसके अंतर्गत सोशल डिस्टेंसिंग की पालना, तो वहीं मास्क और उचित दूरी के साथ साथ कई ऐसे नियम बनाए गए हैं जिनकी पालना करना सुनिश्चित होगा। जिसके अंतर्गत सबसे बड़ा नियम तो यह सामने आता हुआ नजर आ रहा है कि पेरेंट्स की अनुमति के बिना बच्चों को स्कूलों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, यानी कि उनकी लिखित में अनुमति होना जरूरी है। और अगर उनकी अनुमति नहीं होगी तो बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें या कुछ भी करें, लेकिन स्कूल में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। और साथ ही साथ उनकी ऑनलाइन कक्षा तो जारी रहेगी कि वह घर पर रह करके अपनी ऑनलाइन कक्षा ले सकें। लेकिन वहीं आप सभी को इसी बीच बता दूं कि अभी 8वीं कक्षा तक की स्कूलों को नहीं खोला गया है और सोशल डिस्टेंसिंग की बात इससे साफ साफ दूर होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अगर 8वीं तक के स्कूलों को नहीं खोला गया है तो उनकी कक्षाएं खाली रहेंगी और खाली कक्षाएं रहेंगी तो बच्चों को दूर दूर बैठाने में आसानी होगी। तो इसी पर देखिए कि आखिरकार इस एसओपी के अंतर्गत और क्या कुछ सामने आ रही हैं बातें और नियम, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। 135 दिन के बाद में 1 सितंबर से 9वीं और 12वीं तक की कक्षाएं खोलने को लेकर के शिक्षा निदेशालय ने 20 पॉइंट की एसओपी तैयार कर दी है। इसे मंजूरी के लिए अब सरकार के पास में भेजा जाएगा। मंजूरी के बाद इसे लागू भी किया जाएगा और एसओपी में इसका विशेष ध्यान रखा गया है कि स्टूडेंट्स की सोशल डिस्टेंसिंग खत्म नहीं हो। इसके लिए सिर्फ उन स्कूलों में ही 100% बच्चों को बुलाया जाएगा जहां पर अतिरिक्त क्लासरूम की व्यवस्था होगी, अन्यथा 50% क्षमता के साथ ही स्कूल खोले जाएंगे। हालांकि विभाग का तर्क है कि अभी 8वीं तक की क्लासेस नहीं खोली गई हैं, तो इसके लिए सभी स्कूलों के क्लासरूम खाली पड़े होंगे, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने में दिक्कत नहीं आएगी। और इसी बीच ऑनलाइन पढ़ाई भी चलेगी। एसओपी के मुताबिक 9वीं और 11वीं के स्टूडेंट्स की क्लास सुबह 7:30 बजे से 12:30 बजे तक लगेगी, तो वहीं 10वीं और 12वीं की क्लास सुबह 8 बजे से 1 बजे तक चलेगी। और इन क्लासों के बीच गैप भी इसलिए रखे गए हैं ताकि एक साथ बच्चों की भीड़ एकजुट ना हो सके। बिना मास्क किसी भी बच्चे को स्कूल में एंट्री नहीं मिलेगी। छुट्टी के समय भी बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालना करना होगा। स्टूडेंट्स की सिटिंग अरेंजमेंट में सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाएगी। तो स्कूल बनाने के लिए पेरेंट्स की लिखित अनुमति भी ज़रूरी होगी, यानी पेरेंट्स बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार होंगे तभी उन्हें रेगुलर क्लास में बुलाया जाएगा और अन्यथा उसकी ऑनलाइन क्लास जारी रहेगी। वहीं खबर दौसा जिले के सिकंदरा से, जहां पर विषाक्त पदार्थ के सेवन से एक व्यक्ति की तबीयत बिगड़ चुकी है। देर रात दौसा से जयपुर उसे रेफर किया गया, तो वहीं जयपुर ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हुई। अशोक रेटा का था निवासी, तो वहीं शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। वहीं खबर दौसा जिले से, जहां पर आप सभी को बता दूं कि दौसा जिले के अंदर वार्ड 15 से बीजेपी की प्रत्याशी ममता सैनी जनसंपर्क के लिए मैदान में उतरी हैं और जगह जगह जाकर के उन्होंने जनसंपर्क किया है, जहां पर लोगों का भारी मात्रा में उनको समर्थन भी देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ लोगों ने कहा है कि अब की बार मोदी सरकार। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। जिला परिषद चुनाव को लेकर के दौसा में हलचल तेज होती नजर आ रही है, जहां एक तरफ प्रत्याशियों के कार्यालयों का उद्घाटन किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रचार प्रसार तेज होता हुआ भी नजर आ रहा है। दौसा जिले में जिला परिषद चुनाव को लेकर के भाजपा प्रत्याशी ममता सैनी ने सिकंदरा के 52 होते हुए अनेक गांवों में जनसंपर्क किया है। जनसंपर्क के दौरान लोगों का भारी मात्रा में समर्थन वार्ड 15 से भाजपा प्रत्याशी ममता सैनी को मिलता हुआ नजर आया। साथ ही जनसंपर्क के दौरान जनता ने पूरा भरोसा और विश्वास दिलाते हुए कहा कि अब की बार बीजेपी सरकार
जिससे अब वार्ड 15 से भाजपा प्रत्याशी ममता सैनी के हौसले और बढ़ते जा रहे हैं। चलिए अब नजर डालते हैं अगली खबर की ओर, जिसमें आप सभी को बता दूं कि दौसा जिले के अंदर कल रक्षाबंधन का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया है और साथ ही साथ इस पर्व के मौके पर प्रतिष्ठानों के व्यापारियों और अन्य व्यापारियों के चेहरे पर खुशी नजर आई है, क्योंकि कोरोना काल के बाद में यह पहला पर्व है जिसे बड़ी धूमधाम से और आसानी से बिना किसी पाबंदियों के मनाया गया है और दौसा जिले के अंतर्गत रौनक भी एक बार फिर से लौटती हुई नजर आई थी। तो आइए नजर डालते हैं कि आखिरकार वहां पे क्या कुछ माहौल कल देखने को मिला। पूरे भारतवर्ष में राखी का त्योहार, वहीं राजस्थान के दौसा में भी इस राखी के त्योहार को बड़ी धूमधाम से मनाया गया है। बाजारों के अंदर अच्छी चहल पहल रही है, तो वहीं जगह जगह पर दुकानदारों ने मिठाइयां वितरण की। इसमें दुकानदारों ने यहां कहा है कि लॉकडाउन के बाद में यह पहला त्योहार है जिसको मनाया जा रहा है और लोगों के पास पैसे भी नहीं हैं और कोरोना की वजह से लोगों की हालत भी खराब है और इस महंगाई के दौर में पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा। साथ ही कुछ तो फर्क पड़ा ही है और साथ में जगह जगह पर राखियों के भी खेले देखने को मिले, जिसकी खरीदारी बहन बेटियों को करते हुए देखा गया और इसी पावन पर्व पर महिलाओं ने अपने भाइयों के लिए नारियल, राखी आदि की खरीदारी की और साथ में मिठाइयों की भी खरीदारी की थी। हाँ सर, कैसा जा रहा है आपका ये त्योहार? राखी त्योहार डाउन ही जा रहा है। लोगों के पास कुछ तो पैसा नहीं, कुछ तंगाई है। लॉकडाउन के बाद हालत खराब है। 260 है, 200। लॉकडाउन के बाद में ये पहला त्यौहार है और लोगों को है ना जो तकलीफ का सामना करना ही पड़ता है। कुछ महंगाई भी हो गई, कुछ पेट्रोल डीजल की वजह से भी भाव चढ़ गए हैं, हर चीज़ के दाम बढ़ गए हैं। लोगों को रोजगार और असुविधाएं होती हैं, इसलिए मार्केट की रौनक इतनी बराबर ही है। आपका नाम? श्याम। वहीं ब्राइट यूथ लालसोट फाउंडेशन कार्यालय का उद्घाटन दौसा जिले के अंदर किया गया। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। दौसा जिले के राजेश पायलट पीजी कॉलेज लालसोट के सामने सोमवार को ब्राइट यूथ लालसोट फाउंडेशन कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य रामस्वरूप मीणा ने ब्राइट यूथ लालसोट कार्यालय का उद्घाटन किया है। उद्घाटन के उपरांत फाउंडेशन कार्यकर्ताओं ने वृक्षारोपण किया, तो वहीं इस अवसर पर प्रकाश बिलौना, गोपी चौंडियावास, प्रकाश मंडावत, अशोक, लोकेश निर्जना सहित फाउंडेशन लालसोट के कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं खबर दौसा जिले से, जहां पर दौसा जिले के अंदर जिला परिषद में पंचायत समिति चुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेज तो हो ही चुकी हैं और साथ ही साथ लोगों के साथ साथ प्रत्याशियों के अंदर खुशी का माहौल भी बना हुआ है। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। दौसा जिले में जिला परिषद में पंचायत समिति चुनाव को लेकर के प्रत्याशियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में जोर शोर से प्रचार प्रसार करने में लगे हुए हैं। तो वहीं वार्ड नंबर 15 से प्रत्याशी रेखा कसाना, वाइफ ऑफ चंचल कसाना ने सिकंदरा चौराहे व बासड़ा सहित कई जगह पर प्रचार प्रसार किया है, जहां पर लोगों ने भारी बहुमत से जिताने का विश्वास भी दिलाया। तो दीपक कसाना ने बताया कि जनसंपर्क के दौरान लोगों को अच्छा सहयोग भी मिला, तो वहीं साथ ही लोगों का अच्छा सहयोग इनके प्रति देखने को भी मिला है। आपको बता दें कि नवसृजित पंचायत समिति सिकंदरा के प्रथम चुनाव को लेकर के लोगों में खुशी की लहर भी देखने को मिल रही।